नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम जो है लूसेंट बुक से मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज करवा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 39 हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री जो लूसेंट बुक से चैप्टर नंबर 40 हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये वीडियो सभी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे या आप TRE 4, जहाँ जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ वहाँ आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार का सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, जैसे कि ये पहले ही बता दिए, चैप्टर नंबर 40 है। लूसेंट से आप लोग देखिएगा तो ये चैप्टर नंबर है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। सबसे पहला पॉइंट कर रहा है 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। मतलब ये वास्को डी गामा जो है, भारत जो आया वह आया 17 मई 1498 को। और कहाँ पर आया, तो यह आया था कालीकट बंदरगाह पर, और यह भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया। और इस यात्रा में जो है वास्को डी गामा को सहयोग करने वाला था गुजरात के पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो ये आया था 17 मई 1498 को। किस बंदरगाह पर आया था, तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। और वास्को डी गामा को मदद किसने किया था, मदद किया था गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा यह नाम है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था 1505 में बनकर, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा ये पुर्तगाली वायसराय थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। मतलब 1505 में वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगालियों का क्या बना, वायसराय बना। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। और ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ये जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो यहाँ आप याद रखिएगा। सो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो पुर्तगालियों का वायसराय था, जो 1509 ईस्वी में बनकर आया था, वह 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया था, जीत लिया था। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। और ये पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली सब अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला, कोचीन में खोला। इसको भी याद रखिएगा, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला, कोचीन में खोला। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। और ये दक्षिणी पूर्वी तट जो है, वहाँ पर पुर्तगालियों के एकमात्र बस्ती था जिसका नाम था सन
थो में थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। तो क्वेश्चन आप लोग से राइज हो सकता है, पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आया? तो पुर्तगालियों के बाद भारत आया डच लोग। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए थे। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली के बाद भारत आने वाला जो था डच लोग था। पहला डच यात्री कार्नोलियन हॉटमैन थे, और पहला डच यात्री जो था जो भारत आया था उसका नाम था कार्नेलियन हॉटमैन। 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा, और यह 1596 में कहाँ पहुंचा? भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। तो भारत पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था? तो डच लोग आए थे। ये हूबहू लूसेंट से हैं, आप लोग देख सकते हैं बुक उल्टा कर भी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टम में स्थापित की। और ये डच लोग जो है प्रथम व्यापारी कोठी जिसे फैक्ट्री कहा जाता है 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टम में स्थापित की। तो इसको याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की डच लोग? मूसलीपट्टम में। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुआ, और डचों की ये दूसरी व्यापारी कोठी की अगर बात कीजिएगा तो ये कहाँ स्थापित किया? पुलिकट में स्थापित किया। इसको भी याद रखिए, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों को केंद्र बनाया। और डच लोग जो है पुलिकट को ही क्या किया? समस्त गतिविधि का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखा, और डचों ने जो है भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी कौन रखा? तो ये था डच लोग सब। अब आइए यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, मतलब यूरोपीय कंपनियों का स्थापना भारत में कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में भारत में स्थापित हो गया था। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हो गया था? 1498 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुआ 1600 में। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। इसको आप सीरीज बाय याद रखिएगा। उसके बाद है यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, मतलब यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री रिपीट हो गया, ये फैक्ट्री यहाँ आ गया है। तो यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री सबसे पहले जो है पुर्तगाली कहाँ स्थापित किया फैक्ट्री? ये कोचिन में स्थापित किया, और कब किया? 1503 ईस्वी में। तो यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री की अगर बात करेंगे तो भारत में, तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले स्थापित किया कोचिन में, और कितना ईस्वी में स्थापित किया? 1503 ईस्वी में। उसके बाद है डच जो है अपना प्रथम कंपनी स्थापित किया मूसलीपट्टनम में, भारत के मूसलीपट्टनम में, और कितना ईस्वी में किया? 1605 में। तो याद रखिएगा, डच जो है कहाँ अपना फैक्ट्री स्थापित किया? तो ये किया था मूसलीपट्टनम में, कितना ईस्वी में? 1605 में। उसके बाद है अंग्रेज जो है ये भी अपना प्रथम फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में स्थापित किया, और 1611 में। उसके बाद है डेनिश जो है ये स्थापित किया ट्रावनकोर में, और कितना ईस्वी में? 1620 में। उसके बाद है फ्रांसीसी जो है सूरत में स्थापित किया, भारत के सूरत नामक शहर में,
और कब स्थापित किया? 1668 में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सो फ्रांसीसी जो है भारत में कहाँ स्थापित किया अपना फैक्ट्री प्रथम? सूरत में, और 1668 में। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन, मतलब खत्म हो गया अंतिम रूप से 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। मतलब बेदरा के युद्ध में जो है 1759 ईस्वी में डच बुरी तरह से हार गया। इसीलिए ये पॉइंट कर रहा है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 में। और कौन पतन किया इसको? अंग्रेज। पतन मतलब हरा दिया। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेज और डचों के बीच जो युद्ध हुआ था उसको जाना जाता है वेदरा के युद्ध के नाम से। उसके बाद है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था। उसके बाद है प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शुरू हुआ तो उस समय कितना साझेदार थे? 217। और गवर्नर पहला कौन था? थॉमस स्मिथ। अगला पॉइंट है मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे। और ये मुगल जो शासन कर रहा था अंग्रेज के आने से पहले, उसके दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। और कब गया था कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में? 1609 ईस्वी में। किसके राजदूत के रूप में? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में। नोट, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अंग्रेज जो है व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। कितना ईस्वी में? 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। और भारत में जो है ये जहांगीर जो है, जहांगीर मुगल सम्राट 1613 ईस्वी में जो है अंग्रेज सबको फैक्ट्री खोलने का इजाज़त दे दिया। नोट देखिए, नोट खड़ा है पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में। मतलब अंग्रेज सब जो है अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर? मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में। मतलब पूर्वी तट पर 1611 में और पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। देखिए पहली बार जो सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थापित नहीं हुआ। स्थापित कब हुआ? 1613 ईस्वी में। 1608 में प्रयास हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन 1613 में सक्सेस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स वन ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स वन जो है, इंग्लैंड का सम्राट जेम्स वन ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा।
वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। और ये जो था राजदूत जिसका नाम था सर टॉमस रो, ये 16 फरवरी 1619 ईस्वी तक कहाँ रहा? भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहाँ, खुर्रम का दूसरा नाम था शाहजहाँ, और जहांगीर तो जहांगीर ही था, मतलब जहांगीर एवं खुर्रम, खुर्रम को शाहजहाँ के नाम से भी जाना जाता था, से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो गया। और ये सर टॉमस रो जो है जहांगीर से और शाहजहाँ से भारत में व्यापारिक छूट प्राप्त करने में क्या हो गया? सक्सेस हो गया। उसके बाद है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगाडो वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। अब देखिए 1632 ईस्वी में क्या हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान जो था अंग्रेजों को सुनहला फरमान, मतलब गोल्डन फरमान एक तरह से मान लीजिए, दे दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज जो है सुल्तान को 500 रुपया पैगाडो वार्षिक दर, मतलब 500 रुपया मान लीजिए, उस समय का पैगाडो चलता होगा जैसे अभी रुपया चलता है, उसी तरह पैगाडो चलता होगा। ये जो सुल्तान था गोलकुंडा का सुल्तान, इसने क्या कहा, आप हमें 500 रुपया वार्षिक दीजिए और आप गोलकुंडा राज का जो बंदरगाह है उस पर स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। एक तो अंग्रेज को व्यापार करने का छूट अंग्रेज क्या कहते हैं, जहांगीर दे दिया था, और दूसरा छूट ये गोलकुंडा का जो सुल्तान था 1632 ईस्वी में 500 रुपया पैगाडा वार्षिक दर पर दे दिया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। और 1639 ईस्वी में जो था अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। मतलब 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी से, मतलब अंग्रेज था फ्रांसिस डे, इसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्या कर लिया? पट्टे पर ले लिया, मतलब भाड़ा पर ले लिया। वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया गया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बड़ेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। मतलब 1661 ईस्वी में जो है पुर्तगाली राजकुमारी, मतलब पुर्तगाल का लड़की जिसका नाम था क्या? कैथरीन, और ब्रिटेन का राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय, मतलब ब्रिटेन का लड़का था चार्ल्स द्वितीय का क्या हो गया? विवाह हो गया। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। जैसे अपने समय भी दहेज चल रहा है, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। तो उस समय जब ये पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने विवाह किया तो दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिला था। उसके बाद है 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और इस 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो है बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। और 1687 ईस्वी में अंग्रेज जो है पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ कर दिया? बम्बई बना लिया। नोट, गेराल्ड ओंगियर 1669 से 77 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर, ये व्यक्ति का नाम है गेराल्ड ओंगियर। और ये कब से कब रहा? 1669 से 77। सूरत का प्रेसिडेंट भी रहा और बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। मतलब गेराल्ड ओंगियर ही जो है बम्बई शहर का स्थापना किया था। उसके बाद कह रहा है बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं।
और बंगाल के शासक ये शाह शुजा जो है, सबसे पहले तो जहांगीर छूट दिया। उसके बाद एक और था गोलकुंडा का शासक, और उसके बाद बंगाल का शासक शाह शुजा जो है 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। इस अनुमति को किस नाम से जाना जाता है? निशान के नाम से। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। देखिए अब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में पैर पसार रहा है। 1698 ईस्वी में अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव लिया। एक गांव लिया सुतानुती, दूसरा कालीकट और तीसरा गोविंदपुर की जमींदारी ली। 1200 रुपया भुगतान किया और जमींदारी ली और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंस हुए। और फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंस कौन हुआ? चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्निक ने रखी थी। मतलब कोलकाता का नींव किसने रखा था? जॉर्ज चार्निक ने रखा था। उसके बाद है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। मतलब फ्रांसीसियों के द्वारा प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा कब स्थापित किया गया? 1668 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक क्रॉक्विक्स मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। और 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक, फ्रांसीसी कंपनी का एक निदेशक था जिसका नाम था क्रॉक्विस मार्टिन। इसने जो है बालीकोडापुर के सूबेदार था शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया और कालांतर में ये पुदुचेरी क्या नाम से विख्यात हुआ? पांडिचेरी के नाम से। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। आपको यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एल सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी के बीच चला और ये किस उत्तराधिकार से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई ए ला सापल की संधि द्वारा और हुई ए ला सापल की संधि के द्वारा यह युद्ध क्या हो गया? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ और यह 1748 में खत्म हुआ। किस संधि के द्वारा? हुई ए ला सापल की संधि के द्वारा। आइए फिर देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध कह रहा है 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 में और इस युद्ध में किस गवर्नर का हार हुआ? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। मतलब जब दूसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांस का गवर्नर डुप्ले हार गया तो फ्रांस वाला लोग उसे बुला लिया और उसके जगह दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ और दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा खत्म हुआ? पांडिचेरी के संधि के द्वारा जनवरी 1755 में। फिर है तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ
1756 में शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस के संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। मतलब यह युद्ध 7 वर्ष तक चला और पेरिस के संधि के द्वारा यह युद्ध क्या हो गया, खत्म। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया। और 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना मतलब अंग्रेज सब आयरकूट के नेतृत्व में, अंग्रेज सब किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ रहा था, आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास के लड़ाई में फ्रांसीसियों को हरा दिया था। मतलब अंग्रेज सब फ्रांसीसी को हरा दिया 1760 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। और 1761 ईस्वी में अंग्रेज सब जो था पांडिचेरी को क्या कर लिया, फ्रांसीसियों से छीन लिया था। मतलब याद रखिएगा 1761 ईस्वी में अंग्रेज जो है पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। लेकिन फिर 1763 ईस्वी में क्या हुआ, पेरिस के संधि हुआ, जिसके तहत चंद्रनगर तो अंग्रेज रख लिया और शेष अन्य प्रदेश को क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। इस तरह से यह चैप्टर फिनिश हुआ। चैप्टर नंबर जो लूसेंट से था 39 नंबर, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है 41 नंबर मॉडर्न हिस्ट्री का लूसेंट बुक से, उसको हम पुनः करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह दूसरा वीडियो था लूसेंट बुक का, देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 40 भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन के बारे में था। तो नेक्स्ट टॉपिक 41 नंबर फिर हम आप लोग को बीच लेकर आएंगे कल के वीडियो में। अभी तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। और 41 नंबर चैप्टर है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। 41 नंबर चैप्टर है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लूसेंट को बुक को पढ़ने के लिए टोटल लूसेंट का बुक हम इसी प्रकार से इस पर पढ़ा देंगे। धन्यवाद।